तो दोस्तों अभी हम लोग जो सत्यार्थ प्रकाश का जो पहला जो आइडिया था वो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। तो आज के क्लास में हम लोग जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो आइडिया है सत्यार्थ प्रकाश का, उसमें जो आइडिया जो था उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द सेकंड important idea that stems from the Satyarth Prakash is actually a comment on the divisive nature of Hindu society. दूसरा जो आइडिया या जो विचार हम लोगों को मिलती है सत्यार्थ प्रकाश से, वो है जो हिंदू समाज जो खंडित था, जो डिवाइसिव नेचर हिंदू सोसाइटी जो विभिन्न जाति में जो विभक्त हो गया था, उस पे एक आलोचना या कमेंट था जो सत्यार्थ प्रकाश में। अभी दयानंद सरस्वती जी ये मानते थे कि अंग्रेजों का जो सक्सेस या सफलता भारत पे हुई है, ये इसलिए नहीं हुई कि वो ज़्यादा ताकतवर थे, बल्कि इसलिए हुई है क्योंकि हम भारतीय लोगों में ही मतलब खामियाजा था। हम आपस में इतना भिड़े हुए थे, हमें आपस में इतना हमें हमारा जो द्वंद्व था, आपस में जो भी हमारा जो मतभेद था, उसी की वजह से अंग्रेज़ों को या विदेशी शासकों को भारत में शासन करने का मौका या सफलता मिली। As you mentioned, it is only when brothers fight among themselves that an outsider poses as an arbiter. अभी वो ये दयानंद सरस्वती जी ने ये उल्लेख किया था कि जब दो भाई आपस में लड़ते हैं, तब दूसरे बाहरी को मतलब मौका मिलता है उन दोनों के बीच में मध्यस्थता करने की। मतलब अगर घर के लोग ही झगड़ा करने लगे अपने आप में, तो बाहर के लोगों को मतलब मौका मिलता है मतलब घर पे राज करने के लिए। तो यही हुआ था भारत की समाज में उस समय कि हम लोग आपस में ही इतना लड़ झगड़ रहे थे कि अंग्रेज़ों को भारत पे मतलब दबदबा बनाने के लिए या शासन करने के लिए अच्छा एक मौका मिल गया था। Furthermore, the Hindu society was inherently crippled due to practices like child marriage, carnal gratification that clearly defied the Vedas and the principles it stood for. और दूसरा जो हिंदू समाज जो उस समय का जो बहुत ही मतलब पंगु हो गया था, मतलब जो जो बुराइयाँ जो था इविल प्रैक्टिसेस जो हिंदू समाज चल रहा था, जैसे कि बाल्य विवाह, चाइल्ड मैरिज, और जो भोगवादी लोग जो भोगवाद में कार्नल ग्रेटिफिकेशन में लगे हुए थे, तो इससे जो कि पूरा वेद की जो अनुसार जो नीति निर्देश जो वेदों में जो नीति जो आदेश दिया गया है उसका बिल्कुल ही विपरीत चल रहा था हिंदू समाज। वो मतलब भोगवादी हो बन गया था बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे जो कई सारा मतलब चाइल्ड मैरिज जिस तरह मतलब बाल्य विवाह जिस तरह की मतलब कई सारा मतलब कुरीतियाँ आ गई थी हिंदू समाज में, वो उसकी वजह से भी हिंदू समाज पिछड़ गया था। अभी आगे देखते हैं। इन हिज वर्ड्स, व्हाट कॉज्ड एन इरिपेरेबल डैमेज टू अ सोसाइटी वाज अनट्रूथफुलनेस एंड नेग्लेक्ट ऑफ वेदास। तो उनके हिसाब से मतलब जो एक मतलब इरिपेरेबल एक डैमेज जो जिसको मतलब रिपेयर किया नहीं जा सका, एक डैमेज किया था मतलब हमारे हिंदू समाज को, वो इसलिए क्योंकि जो हिंदू समाज है वो वेदों के प्रति मतलब वेदों को उसको नेग्लेक्ट कर दिया था। मतलब वेदों को मतलब वेदों की जो ज्ञान है उस पे मतलब अखंड ना रह के, और वेदों की को अवहेलना करने की वजह से मतलब एक इरिपेरेबल एक डैमेज जिसको मतलब बिना उसको मरम्मत जिसको फिर से रिपेयर ना किया जाने वाला एक डैमेज आ गया था हिंदू समाज में या उस समय की भारतीय समाज में। तो ये जो डैमेज या नुकसान हुआ था उसकी भरपाई कैसे होगी? तो उसके लिए द फर्स्ट टास्क वाज टू ग्रास्प द सब्सटेंस ऑफ वेदास वेयर ले द डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ द हिंदूज एज अ रेस। तो उसका पहला जो कार्य होगा वो होगा कि वेदों की जो मैसेज है, जो महान जो उनकी वेदों में जो मैसेज दिया गया है, जो ज्ञान दिया गया है, उसको लेना होगा भारतीय समाज को, हिंदू समाज को, जिससे कि जो हिंदू समाज की जो एक अखंडता है, डिस्टिंक्टिवनेस है एक जाति के रूप में, उसकी जो एक अलग पहचान है वो बरकरार रहेगा, और उससे क्या होगा, उसकी पुनरुत्थान या उसकी गौरव में इतिहास फिर से लौट आएगा, अगर वेदों की नीति के अनुसार अगर हिंदू समाज चले, या वेदों की जो मैसेज है, वेदों की जो ज्ञान है उसको लेके वो चले। और दयानंद सरस्वती जी ये मानते थे अगर हिंदू समाज अगर अपने आप को अगर फिर से संगठित ना करे, फिर से अगर सुधार ना करे अपने समाज को, समाज की कुरीति से वो अगर अपने आप को सुधार ना करे, तो अपने आप को अगर कुरीति से बाहर ना आए और वेदों की जो मैसेज है उसके अनुसार ना चले, तो कोई भी अंग्रेज़ों के खिलाफ जो भी मुहिम होगा वो सक्सेस नहीं होगा। क्योंकि इससे पहले कि दूसरों को अंग्रेज़ों के प्रति हम लड़े, अपने आप में जो खामियाजा है उसको हमें सुधारना होगा।
This is probably the reason why the Arya Samaj was not allowed to involve in direct political campaign against the British. और इसी कारण आर्य समाज जो है वो कभी अंग्रेज़ों के खिलाफ डायरेक्टली मतलब आपका एकाएक ब्रिटिश के खिलाफ कोई भी जंग या कोई भी मुहिम नहीं किया था, क्योंकि उसका पहला उद्देश्य था भारतीय समाज को अंदर से सुधारने के लिए। और जब अंदर से वो सुधरेगा, ये वेदों के अनुसार चलेगा या सशक्त बनेगा, उसकी मतलब पुनरुत्थान तभी संभव है और अंग्रेज़ों के खिलाफ तभी उसकी कोई भी मुहिम सक्सेस होगा जब हिंदू समाज उस समय अपने आप को सुधारेगा या अपने जो अपना आप में जो कुरीति है या जो द्वंद्व है, जो विभाजन है, उसको ख़त्म करेगा और एकजुट होके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेगा, तभी सक्सेस होगा कोई भी अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई भी मुहिम। तो ये था आपका सत्यार्थ प्रकाश में पाया गया जाने वाला दूसरा जो महान जो ज्ञान था या उद्देश्य था। ये आपका यही था कि हिंदू समाज फिर से पुनर्गठित हो, वेदों के अनुसार चले और अपना जो सामाजिक जो कुरीतियाँ है उससे बाहर निकल आए। तो ये था आपका जो सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट। बाकी क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।